एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है उसी मॉक टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरियाणा ग्रुप डी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। देखो, हमने पहले हरियाणा सीईटी प्री चलाया था, जो सीईटी था ग्रुप सी का, उसकी मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। फिर हमने ग्रुप डी के भी डाल रखे हैं 20-25। फिर हमने हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अब दोबारा से हम हरियाणा ग्रुप डी के नए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और उसी सीरीज में आज मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। जो HSSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर 100 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको जो भी नई भर्ती आने वाली है, नए पेपर होने हैं, जो भी नई जानकारी चाहिए किसी भी एग्जाम से संबंधित, वो सारी जानकारी आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं और वो है साहिल अपडेट्स। ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ऐसे ही सेम, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी इसका भी लिंक दिया जाएगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 5 हम करते हैं, जो हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल बनाया गया है। सीईटी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा पुलिस के भी लगभग 70 से 80% सब कुछ सेम रहने वाला है इसके अंदर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 100% इसमें हम करेंगे, सभी का डिटेल में सॉल्यूशन हम इसमें करने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एनडीपी क्या है? तो एनडीपी होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक, अर्थशास्त्र में एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एनडीपी क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है फाइनल, एक साल के अंदर उनका शुद्ध मूल्य होता है। और एनडीपी निकालते कैसे हैं? तो ये होता है जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाकर। एनडीपी क्या होता है? जीडीपी जो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अगर हम घटा देंगे, जो मूल्य ह्रास है वो घटा देंगे, तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा प्रश्न है, सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तो तृतीया को आती है तीज। क्या आती है? तीज। गुग्गा नवमी आती है नवमी के दिन, ये तृतीया को आती है तीज। और तीज से एक दिन पहले कौन सा आता है त्यौहार? सिंधारा। पहले दिन सिंधारा आएगा, उससे अगले दिन तीज आएगी। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि महाभारत में हरियाणा का नाम किस रूप में है? महाभारत में हरियाणा को किस रूप से पुकारा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को कहा गया बहुधान्यक प्रदेश। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश की उपाधि दी गई है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। अगला है चौथा प्रश्न, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेड लाइट इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज, भाई हम खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें लाल लाइट क्यों यूज करते हैं? जिससे व्हीकल रोकने के लिए लाल लाइट ही हम यूज क्यों करते हैं, ये हमने बताना है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि स्कैटरिंग जो है सबसे कम होती है। लाल लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। दूसरा इसका कारण है वेवलेंथ। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम स्कैटर करेगा, बिखरेगा। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसके कारण धुएं में भी यह प्रकाश कम से कम बिखरता और दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। ट्रैफिक लाइट में आप देखोगे सबसे ऊपर रेड लाइट होती है और नीचे होती है ग्रीन। अब रेड लाइट सबसे ऊपर देने का लॉजिक यही है कि दूर से ही दिखाई दे जाए, रेड लाइट में सिग्नल रेड है, समझ गए? धुंध में हो या धुआं हो, कहीं भी लाल रंग आसानी से दिख देगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है, इसका तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है लाल रंग का।
लाल रंग का सबसे अधिक होता है और ग्रीन का इसमें से कम होता है। जो 7 कलर होते हैं ना विबग्योर वाले प्रिज्म से निकलते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, सबसे कम होती है वायलेट कलर की। लेकिन कई बार रेड और ग्रीन कलर का पूछता है तो ग्रीन कलर की वेवलेंथ कम होती है, रेड की ज़्यादा होती है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बहुत कम स्कैटर्ड करता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये अभी खोला गया था और ये है कोलाबा मुंबई के अंदर, कोलाबा मुंबई के अंदर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 है कि किसे लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? हरियाणा का कालिदास, देखो कई कई जगह आपको इसका आंसर मिलेगा पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को भी हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं तो दूसरा आंसर क्या होगा? दीपचंद बहमन को। हरियाणा का शेक्सपियर भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो दीपचंद बहमन को ही करना है, ये ध्यान रखना। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं और दीपचंद बहमन को भी कहा जाता है, दोनों ही ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में पंडित लक्ष्मीचंद है तो पहले ऑप्शन ए में पंडित लक्ष्मीचंद ही लगेगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी दीपचंद बहमन। प्रश्न नंबर 7 है कि आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का, आचार वो घर वाला अचार नहीं, ये आचार है, तो इसका होगा अनाचार। आचार होते भाई सभ्यता, मतलब रंग ढंग तौर तरीके आदमी के, सेंस वाली बात, ये होते अनाचार। अगला है प्रश्न नंबर 8 और इसमें बताना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, इस सेंटेंस के अंदर किस पार्ट के अंदर एरर है? मिस्टर तरुण accompanied by his wife Mavesh and his brother were banished to the forest। अब इसमें एरर कहाँ है? छोटा सा एरर है। देखो accompanied by होता, accompanied to नहीं होता, ये सही है। कुछ बच्चे यहाँ पर एरर सोच रहे हो, यहाँ पर नहीं है। लेकिन accompanied से पहले देखो मिस्टर तरुण ये सिंगुलर पर्सन है, accompanied by उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाज। अकम्पनीड बाय उससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, वर नहीं वाज आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ऑप्शन डी में एरर है, यहाँ पर वर की जगह क्या आएगा? वाज आएगा। ठीक है, ये अकम्पनीड बाय बिल्कुल सही है। ये कई कुछ कहेंगे अकम्पनीड टू नहीं आएगा, बाय आएगा, बिल्कुल सही है ये वाला। तो ऑप्शन डी उत्तर आएगा, वर की जगह वाज आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। एक ऑफिस में 900 कर्मचारी थे। एक दिन भाई जितने भी कुछ पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं, एक दिन क्या हुआ 10% महिलाएं अब्सेंट थी, बाकी सारे आए हुए थे। अगले दिन 8% पुरुष अब्सेंट थे, बाकी सारे आए हुए थे। भाई पहले दिन 10% महिलाएं थी, अगले दिन सारी महिलाएं आ गई, लेकिन पुरुष 8% नहीं आए। इन दोनों दिनों में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी, तो इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताओ। इसने कहा है एक दिन 10% महिला अब्सेंट थी ऑफिस से, एक दिन 8% पुरुष अब्सेंट थे, दोनों बराबर हैं, यानी कि 10% फीमेल जो है वो 8% मेल के बराबर है। ये इसके अंदर कहा है 10% फीमेल जो है वो 8% मेल के बराबर है। महिलाओं का 10%, क्योंकि 10% महिलाएं अब्सेंट थी, तो फीमेल का 10%, फीमेल का 10%, 10/100 किसके बराबर है? आदमियों के 8% की। मेल का 8/100, 100 से 100 कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, क्या आ गया? 5 फीमेल किसके बराबर है? 4 मेल के बराबर। मेल बटा फीमेल का रेशियो निकालेंगे हम, तो फीमेल बटे में मेल आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 4/5। फीमेल बटा मेल का रेशियो 4/5, यानी कि ऑफिस के अंदर अगर 4 महिला है तो 5 पुरुष है। ऑफिस के अंदर महिलाएं कितनी है? 4 और पुरुष कितने हैं? 5। टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 कर्मचारी हो गए, 4 महिला 5 पुरुष, ये अनुपात आ गया। लेकिन हमारे पास ऑफिस में कर्मचारी दे कितने रखे? टोटल 900। कितने गुना दे रखे हैं? 100 गुना दे रखे ना। तो इसमें महिलाएं कितनी हो गई? 4 का 100 गुना 400। पुरुष कितने हो गए? 5 का 100 गुना 500। इसने यही पूछा पुरुष कर्मचारी की संख्या, तो पुरुष कितने हैं? 500 है। महिलाएं पूछता तो महिलाएं कितनी आ गई? 400 आ गई। जो हम टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन करते थे सेम वही बन गया भाई।
8 महिलाएं 5 पुरुषों के बराबर है, तो ऐसे ही इसमें दे रखा है 10% जो फीमेल है वो 8% मेल के बराबर है। परसेंट हटाएंगे 2/100 दोनों की तरफ से आएगा, कट जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 फीमेल बराबर 4 मेल, और फीमेल बटा मेल का अनुपात किया जाएगा 4/5, यानी कि फीमेल 4 है, मेल 5 है, टोटल जोड़कर कितना हो गया 9। 9 का मान दे रखा 900, 100 गुना, तो फीमेल भी 400 और मेल भी 500 हो जाएंगे, 100 गुना हो जाएंगे। तो इसने पूछा मेल कर्मचारी कितने थे, पुरुष कर्मचारी कितने थे, तो वो कितना आ जाएगा 500। अगर महिला कर्मचारी पूछता तो वो कितनी आती 400। तो इस सवाल का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 500। अगला है सवाल नंबर 10। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि से जुड़े पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था। भूमि का जो काम है उससे संबंधित लैंड डील्स जो है उनमें पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो वो पोर्टल था ई भूमि पोर्टल। ई भूमि पोर्टल हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में लॉन्च करा था लैंड डील्स में पारदर्शिता लाने के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, विच मेटल इज प्रेजेंटेड इंसुलिन। देखो मेटल जो है इंसुलिन के अंदर वो होता है जिंक। कौन सा मेटल है, जिंक। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज की, वहाँ से निकलता है इंसुलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसको कैसा हार्मोन होता है, एनाबॉलिक हार्मोन कहा जाता है इसको, शरीर का एनाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन के अंदर मेटल कौन से होते हैं, इसमें देखो तो इंसुलिन के अंदर 2 जिंक आयन होते हैं और एक कैल्शियम आयन होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। इंसुलिन जो है वो स्टोर होता है एक हेक्सामर क्रिस्टलाइन की फॉर्म में, इसमें 2 जिंक आयन और एक कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, इंसुलिन के अंदर 2 जिंक आयन और एक कैल्शियम आयन होता है। जिंक जो है ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो वो होता है जिंक। सॉरी, इंसुलिन के अंदर जिंक मेटल होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जिंक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करके। देखो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि हरियाणा सरकार ने सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन APMC शुरू करने की घोषणा करी है। राज्य में ऐसी कितनी APMC मंडी है जहां पर ये योजना लागू करी जाएगी। अटल किसान मजदूर कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन ये कितनी मंडियों में शुरू करी जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य की सभी 240 अनाज मंडी है। देखो 240 अनाज मंडी है हरियाणा के अंदर, सभी के अंदर ये अटल किसान मजदूर कैंटीन की सुविधा लागू करेगी। चीनी मिलों के अंदर भी योजना लागू करी है। इसमें जो किसान आएंगे जो अपनी फसल बेचने के लिए, उनको 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना दिया जाएगा। 10 रुपये एक थाली मिलेगी। थाली के अंदर क्या आएगा, दाल आएगी, एक दूसरी सब्जी आएगी, थोड़ा चावल और 4 रोटी। ये चीज़ आपको 10 रुपये में मिलेगी। अटल किसान मजदूर कैंटीन हर अनाज मंडी और चीनी मिल के अंदर ये खोली गई है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है, तो इनका संचालन जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती है, महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह, वो यहाँ पर खाना वगैरह बनाती है। 15 रुपये सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि एक थाली 25 रुपये की पड़ती है। 15 रुपये की सरकार सब्सिडी देती है, 10 रुपये अगले किसान को देने होते हैं। इसका टाइम है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का इन कैंटीन का। टोटल कितनी कैंटीन है ये, 240 कैंटीन खोली गई है सभी अनाज मंडी में और शुगर मिल के अंदर। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 240। प्रश्न नंबर 13 है छाती के बल चलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द। छाती के लिए बल एक चलता तो उसको बोलते हैं उरग, उसको बोलते हैं उरग। उरंग भी लिख देते, उरग आएगा, ऑप्शन डी उत्तर आएगा। उर्गा नहीं आएगा, उरग आएगा। छाती के बल चलने वाला उरग। भुजंग तो होता सांप, सांप वो तो अलग चीज होगी। छाती के बल चलने वाले बोलते हैं उरग, उरग उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर आएगा, ध्यान रखना है ये। प्रश्न नंबर 14 है हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपए किसे दिए जाते हैं।
जो पंचायती रुपए होते हैं, जो पंचायत के रुपए होते हैं, विवाह के समय निकाले जाते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 121 रुपये, जो भी, वो किसको देते हैं? तो वो मिलता है गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग को। ठीक है, गांव का जो सबसे सम्मानित बुजुर्ग हो उसको पंचायती रुपए वो दिए जाते हैं। हर गांव के अंदर होती है रिवाज। प्रश्न नंबर 15 है कि हरियाणा में किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन है? थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है वो बताओ। इसमें तो सिर्फ हिसार ऑप्शन दिया, बाकी आपको सारे ध्यान में होने चाहिए कहाँ कहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। हरियाणा में 4 सबसे बड़े प्रमुख पावर प्लांट है, अलग अलग जिलों के अंदर है। सबसे पहला है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, ये पानीपत के खुकराना के पास है। उसके बाद आगे है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ये यमुनानगर के अंदर, ये नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट यमुनानगर के अंदर है। अगला है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये हिसार खेदड़ बरवाड़ा के पास है। और आखिरी है इंदिरा गांधी सुपर पावर प्लांट, ये झज्जर में खानपुर और जाडली के बीच में है। 4 पावर प्लांट है, पानीपत, दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर, राजीव गांधी हिसार और इंदिरा गांधी झाडली झज्जर जिले के अंदर। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा हिसार। प्रश्न नंबर 16 दिया है निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा राज्य समूह जहां पर रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता है? यात्री रेल का, यानी कि पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनते हैं? पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे किस किस राज्य के अंदर बनते हैं वो हमें से बताना है। भारत में यात्री रेल के डिब्बों का निर्माण होता है तमिलनाडु, पंजाब और यूपी के अंदर। तमिलनाडु, पंजाब और यूपी के अंदर पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे। इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में प्रमुख कोच कारखाने हैं। अब कौन कौन से वो दिखा देता हूँ मैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तमिलनाडु के अंदर है, जो एशिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। वंदे भारत एक्सप्रेस सहित सभी प्रकार के डब्बे बनते हैं जिसमें सवारी बैठती है ना, चाहे सुपरफास्ट हो चाहे कैसी भी ट्रेन हो, सवारी के लिए यह बनते हैं ICF चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे। दूसरी है पंजाब के कपूरथला और पटियाला में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर। यहाँ आधुनिक लिंक होफमैन बूस डिब्बे भारी संख्या में निर्मित होते हैं, पंजाब और तमिलनाडु। अगला है यूपी के रायबरेली में, यहाँ आधुनिक कोच फैक्ट्री है। कर्नाटक के बेंगलुरु में यहाँ भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रेल व्हीकल फैक्ट्री स्थित है, जहाँ डब्बे और पहियों का निर्माण होता है। रेल के पहिए बनते कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आखिरी है पश्चिम बंगाल कोलकाता, यहाँ पर रेलवे की अन्य प्रमुख निर्माण जैसे लिलवा कारखाना, जेएसएफ एंड कंपनी मौजूद है। तो मैंने तो पूछा पैसेंजर डब्बे जो यात्री बैठते जिसके अंदर, वो बनते हैं पंजाब और तमिलनाडु के अंदर। पंजाब, तमिलनाडु और यूपी भी इसमें शामिल है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा पंजाब एंड तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 17 है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी की मैक्सिमम डेंसिटी तो वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें डिग्री सेल्सियस में आंसर है, इसमें केल्विन में है। तो अब हमें यह ध्यान रखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री 273 के, तो 4 डिग्री कितना हो जाएगा? 273 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। तो 4 डिग्री सेल्सियस 4 और जोड़ो 277 केल्विन। तो पानी की अधिकतम डेंसिटी, जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पर होता है, यानी कि 277 केल्विन। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कि गले में पहनने वाले ऊन के मफलर को गुलीबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलीबंद कहते हैं हम। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19 जो हमारा दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो किस चीज़ के लिए जवाबदार है? तो दिमाग का काम है सोचने का भी, हृदय गति को भी कंट्रोल करने का, बॉडी का बैलेंस बनाने का भी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन है ऑप्शन बी पर कि भाई हमारी हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल है, दिमाग का कहाँ से रोल है इसके अंदर। डिटेल में देखते हैं चलो इस चीज़ को भी एक बार। देखो पहला ऑप्शन था सोचना, तो सोचने का काम करता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। मस्तिष्क का जो सेरिब्रम हिस्सा है वो सोचता है, समझता है, याद रखने और निर्णय लेने का काम करता है सेरिब्रम। दूसरा था हृदय गति का नियंत्रण, जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करना, और ये काम करता है मेंडुला ओब्लांगेटा। और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, शरीर का जो बैलेंस करने का काम है ये करता है सेरिबेलम। देखो सेरिब्रम पहले वाला था और ये सेरिबेलम है। तीनों अलग अलग काम है जो शरीर के 3 हिस्से करते हैं। सेरिब्रम सोचने का, मेंडुला ऑब्लांगेटा जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे सांस लेना, हृदय गति, ये सारा मेंडुला ऑब्लांगेटा देखता है। और बॉडी का बैलेंस बनाना ये सेरिबेलम करता है। तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो तीनों काम मस्तिष्क करता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 19 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबोव। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 20।
और प्रश्न नंबर 20 में दिया है हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये 4 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 4 है, मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूटेन। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना मोलिकुलर वेट के हिसाब से। किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे कम आएगा जिसका सबसे कम हो सबसे पहले पर आएगा। तो ये सीक्वेंस बतानी है चारों की। इनकी प्रॉपर सीक्वेंस की अगर हम बात करते आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब कैसे होगा, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, कार्बन अटैच है इनके साथ, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है वैसे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम बढ़ते हैं, इससे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता है। जैसे अब आगे देखें अगर हम डिटेल में इसमें, तो जैसे ये इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है, मीथेन होता है CH4, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें C2H6 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें कार्बन 3 हो गए, प्रोपेन में C3H8 और ब्यूटेन में C4H10। कार्बन की संख्या बढ़ गई तो इनका मोलिकुलर वेट पहले वाले का 16 था, दूसरे वाले का 30 हो जाएगा, तीसरे का 44, चौथे का 58। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले पर मीथेन आएगा, दूसरे पर इथेन आएगा, तीसरे पर प्रोपेन आएगा, चौथे पर ब्यूटेन आएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे है प्रश्न नंबर 21, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किन के लिए है। हरियाणा सरकार ने शुरू की थी संत गुरु रविदास सहायता योजना, और ये किन लोगों के लिए थी, तो ये सिर्फ छोटे कारीगरों के लिए, जो छोटे कारीगर है उनके लिए चलाई गई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, ये कोई कागज का टुकड़ा है और ये ऐसे 3 बार मोड़ा गया, तो अब लास्ट में जो इमेज खुलेगी तो क्या बनेगा ये बताना है। देखो ये इसमें ऐसे ट्रायंगल बनी हुई है एक, और ये ऊपर की साइड खुलेगा तो ऐसे ही एक ट्रायंगल यहाँ बनेगी, ये दोनों खुलेंगे तो इनके आमने सामने भी एक ट्रायंगल ऐसे बनेगी, यानी कि 4 त्रिभुज बनेगी, चारों एक दूसरे की तरफ मुंह पाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 23, इसमें है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 दोस्त हैं और ये सारे षटकोणीय मेज पर बैठे हैं, यानी कि ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त बैठे हैं ऐसे, प्रत्येक कोने पर एक बैठा, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। प्रेम उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर है। भाई मान लो यहाँ उत्कर्ष बैठा है तो इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, प्रेम बैठा है। उत्कर्ष का बाया यही होगा, सेंटर की तरफ मुंह देख रहे हो, सेंटर होगा बीच में। उत्कर्ष के बाएं दूसरे नंबर पर प्रेम है। काजी जो है वो ऋतिक और शनि का पड़ोसी है। काजी है वो ऋतिक और शनि के बीच में। अब देखो काजी ना तो यहाँ आ सकता, इन दोनों में से आएगा, क्योंकि ऋतिक और शनि का पड़ोसी है तो इधर काजी आएगा। अब एक जगह तो ऋतिक आ सकता है, एक जगह शनि, इन दोनों में से कहीं भी एक हो सकता है, इधर शनि या इधर ऋतिक। अगला है कि तीनू शनि के बाएं नंबर पर दूसरा है, तीनू जो हो शनि के लेफ्ट में। अब अगर शनि वहां पे बैठेंगे तो शनि का लेफ्ट दूसरा यहाँ आएगा, या तीनू बनेगा। तो अगर शनि यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट में 3 यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर पर। तो ऊपर कौन बैठा है, यहाँ पे ऋतिक है। अब हमसे पूछा गया है कि कौन प्रेम का पड़ोसी है, तो प्रेम का पड़ोसी एक साइड तीनू है और एक साइड ऋतिक है। तीनू और ऋतिक ये प्रेम के पड़ोसी है। मैं इसका प्रॉपर डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जो आपका बनेगा वो वाला। देखो ये इसकी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी जब आप बनाओगे षटकोणीय करके। और इसमें पूछा प्रेम के पड़ोसी कौन है, तो एक साइड तीनों बैठेगा, एक साइड ऋतिक बैठेगा। ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट इसकी बनेगी। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, तीनों और ऋतिक। प्रश्न नंबर 24 है कि हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कौन है, अर्बन लोकल बॉडीज का मिनिस्टर कौन है हरियाणा का, तो वो है विपुल गोयल, श्री विपुल गोयल। ये हरियाणा के अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है इनके पास, सिविल एविएशन। ये मंत्री परिषद जरूर याद रखना, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन और अर्बन लोकल बॉडी, विपुल गोयल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 का लिंक मिलेगा। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफी सारा स्टडी मेथड, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। आगे प्रश्न नंबर 25, इसमें शुद्ध वर्तनी बताएं। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा, तो ये होता है कुमुदिनी, छोटा कमल बोलते हैं, छोटा कमल का फूल होता है उसको कुमुदिनी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आएगा, कुमु और छोटा दी बड़ी नी, कुमुदिनी। ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। ही डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल ऑन अकाउंट खालिस्तान हिज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य के लिए एल्कोहल नहीं पीता, तो ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अपने स्वास्थ्य के लिए वो एल्कोहल नहीं पीता। ऑप्शन सी आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब और राजस्थान के साथ बाउंड्री, तो पंजाब और राजस्थान के साथ बाउंड्री लगाने वाला एकमात्र जिला सिरसा। सिरसा राजस्थान को भी टच करता है और पंजाब को भी करता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है कि मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन से है? मीथेन किस किस मतलब ग्रह पर है? मीथेन जैसे चंद्रमा है, बृहस्पति है, मार्स, जो वायुमंडल हमारा उसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रह सारे आ गए, तो कहाँ कहाँ पर मीथेन गैस है सबसे ज्यादा, वो बताओ। मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? मीथेन गैस हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, देखो सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस पाई जाती है वो पाई जाती है यूरेनस और नेपच्यून के ऊपर। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। हाल फिलहाल में एक एक्सपेरिमेंट में मंगल ग्रह पर भी कुछ निशान मिले हैं, और शनि ग्रह का जो चंद्रमा है टाइटन, उस पर भी मीथेन गैस के अवशेष मिले हैं। हमारे ऑप्शन में सिर्फ बृहस्पति ग्रह दिया है। अगर ऑप्शन में यूरेनस हो तो पहले यूरेनस लगाना, दूसरे पर नेपच्यून, तीसरे पर बृहस्पति ग्रह, चौथे पर शनि। जो चारों भारी ग्रह, चार आंतरिक चार भारी ग्रह, तो भारी ग्रह है यूरेनस, नेपच्यून, उन पर सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन में सिर्फ बृहस्पति दिया है हमें। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 29, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी। 10 अप्रैल 1875 मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां और मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा वेदों को ज्ञान को पुनर्स्थापित करने वाला एक सुधारवादी आंदोलन था। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 80 में। और ब्रह्म समाज की किसने करी थी? वो करी थी राजा राम मोहन राय ने। आगे है प्रश्न नंबर 30, और ये पैटर्न बताना यहाँ पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर पैटर्न पूरा करना। अब देखो सबसे पहली बात है, बाहर है लास्ट में काले डॉट दिए रखे, तो यहाँ पे काले डॉट नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही कट जाएंगे। अब अगली बात देखो, ये देखो लास्ट में बाहर सभी में ऐसे बना हुआ है सर्कल सा, देखो बाहर ऐसे, और उसके अंदर काला डॉट है। इसमें देखो, इसमें सीधी डंडी है, सर्कल सा नहीं बना हुआ, लेकिन इसके अंदर ऐसा बना हुआ, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला इसका आकृति मैच हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31 है, और ये है नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच दी है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रवि सैड टू हिम, तो सैड टू हो जाएगा आस्क के अंदर। सारे ऑप्शन सही है। डोंट यू नो दैट आई एम योर फ्रेंड, कि तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, रवि आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट आई वाज हिज फ्रेंड। देखो अलग अलग चेंज हुआ, सैड टू किस में चेंज हो गया? आस्क के अंदर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। डू नॉट ये किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट के अंदर हो जाएगा। डू नॉट स्टार्ट में है तो इफ या वेदर से शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन से शुरू किया गया पर्सन, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। डू नॉट हो जाएगा डिड नॉट में, और आई किस में चेंज हो जाएगा? ही के अंदर, ठीक है। और यूर हो जाएगा हिज के अंदर। ये सारे चेंज करके ये हमारा प्रॉपर आंसर बनेगा, रवि आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट आई वाज हिज फ्रेंड। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 32, और इसमें दिया है कि किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये बताओ। तो ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है, आयोजन करता है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो इसका आयोजन करता है। फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो प्लेयर से है ये। अब इसका मुकाबला किसके बीच में होता है? तो जो रणजी ट्रॉफी जो जीतेगी ना, रणजी ट्रॉफी विनर और शेष भारत की टीम के बीच में होता है। 1959-60 में इसकी शुरुआत करी गई थी, रणजी ट्रॉफी के बाद में ईरानी ट्रॉफी की। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 33 दिया है, अजय, विजय और शशि एक काम को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। यानी कि अजय 20 दिन में करता है, विजय 40 दिन और शशि 60 दिन में पूरा करता है। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन अजय की सहायता करते हैं तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई अजय अकेला लगा हुआ कंटिन्यू, लेकिन हर चौथे दिन पहले आएगा विजय, अगले चौथे दिन शशि आएगा, फिर चौथे दिन विजय, ऐसे। तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना। देखो अजय, विजय, शशि,
ये 20 दिन में काम पूरा करता है, 40 दिन में, ये 60 दिन में। 20, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120। यानी कि हमारे पास टोटल काम कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 120। ए की एफिशिएंसी आएगी 6, इसको भाग करें तो 4 या 12, इसकी 6 दूनी 12। अजय की एफिशिएंसी है 6। अब अजय 3 दिन अकेला काम करेगा, तो 3 दिन कितना काम कर दिया? 18। चौथे दिन अजय के साथ आएगा विजय। विजय और शशि हेल्प हिम, चौथे दिन एक साथ काम करते तो चौथे दिन कितना काम हो जाएगा? 6 और 5 11। यानी कि हर 4 दिन बाद कितना काम होएगा? 29 यूनिट काम होएगा। इसलिए लिखा विजय और शशि एक साथ काम करते हर चौथे दिन। तो 3 और 2 5, अजय, विजय और शशि, और अजय की 6 एफिशिएंसी, 11 एफिशिएंसी हो गई। टोटल काम हो गया कितना? 18 + 11 29। टोटल काम था 120 और 29 होता है हर 4 दिन में। ठीक है, तो ऐसे 4 दिन का 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 3 11, 116। यानी कि 16 दिन में 116 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर ये आएगा, हमें सिर्फ 1 यूनिट ही चाहिए, तो यानी कि कितना आएगा? डिटेल में देख लो। देखो तीनों का अलग अलग काम है, 20 40 60 इनका एलसीएम आ जाएगा 120, तो टोटल काम हो गया 120। तो अजय की एफिशिएंसी आएगी 120/20, 6 आ जाएगी, विजय की 3 आएगी और शशि की आ जाएगी 2 की एफिशिएंसी। अब अजय 3 दिन अकेला काम करेगा, तो 3 दिन में 6 की एफिशिएंसी से 18 यूनिट काम कर दिया। चौथे दिन अजय, विजय और शशि सारे एक साथ काम करेंगे, यानी कि विजय और शशि चौथे दिन अजय की हेल्प करते, तो चौथे दिन काम कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 2, टोटल 11 यूनिट। यानी कि 4 दिन टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 + 11 करेंगे तो टोटल 29 यूनिट। 4 दिन में 29 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे 16 दिन में काम कितना? 4 दिन में 29, तो 4 चौक 16, यानी कि ये 4 गुना लेंगे तो 29 × 4 करेंगे 116 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। 4 दिन में 116 यूनिट काम पूरा हो गया, काम बच गया 4 इकाई। अगला दिन आएगा अजय। अगर अजय पूरा दिन काम करेगा तो पूरा दिन 6 काम करेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 4, यानी कि 2/3 काम चाहिए, तो दिन भी कितना लगेगा? 2/3। तो अजय टोटल कितना दिन में काम करेगा? 16 सही 2/3 में। 16 से 2/3 यानी कि 50/3 दिन में अजय वो काम पूरा करेगा। और कंडीशन क्या थी इसमें? जब विजय और शशि उसकी चौथे दिन हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल में सवाल था आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50/3 दिन में। प्रश्न नंबर 34 है कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो कम आयु में ही पढ़ने लिखने समझने और प्रारंभिक ग्रेड के गणित पर केंद्र समर्थ ईरानी ये काम करा था? पढ़े भारत बढ़े भारत। पुराना क्वेश्चन हालांकि, लेकिन पेपर में पूछा गया था, पढ़े भारत बढ़े भारत। अगला है, इसमें से बताना है कप, प्लेट और बर्तन। कप, प्लेट और बर्तन। देखो कप भी बर्तन है, प्लेट भी, तो बर्तन के अंदर कप आएगा और प्लेट आएगा, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। भार वाला बर्तन हो जाएगा, उसके अंदर कप और प्लेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 2 अलग अलग आइटम है। प्रश्न नंबर 36 है, ये वॉइस चेंज करनी है, पेशी वॉइस बनानी है। वी आर अरेंजिंग द कार फॉर पिकअप। वी आर अरेंजिंग द कार फॉर पिकअप, तो आर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग लग जाएगा। ठीक है, आर के साथ, तो कार सिंगुलर है, द कार इज बीइंग अरेंज्ड बाय एस फॉर द पिकअप। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। आगे है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में किसके संबंध में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण संबंधों का उल्लेख किया है? पायरोलाइसिस यानी कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ताप अपघटन यानी कि पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसीकरण यानी कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये एक उष्मीय अपघटन तकनीकें हैं। इनका उपयोग अपशिष्ट जैसे नगर पालिका का ठोस कचरा, प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट का उच्च तापमान पर विघटित करके उपयोगी ऊर्जा जैसे कि संश्लेषण गैस, सिनगैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमारा कचरा होता है डेली, उससे उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर करके हम उस गैस का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन कहा जाता है। कौन सी तकनीक है ये? उष्मीय अपघटन की तकनीक है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। जो वेस्ट होता है हमारा कूड़ा कचरा, गार्बेज, उससे बिजली बनाना, ऊर्जा बनाना। अगला है प्रश्न नंबर 38, कथन और निष्कर्ष। सभी एम क्यू है, सारे एम जो है वो क्यू है, यानी कि अंदर वाले एम हो गए, बाहर वाले क्यू हो गए, सारे एम क्यू है। दूसरा कि कोई भी एल क्यू नहीं है, ये एल है और एल का क्यू से कोई रिलेशन नहीं दिया गया।
देखो कोई भी एम एल नहीं है, बिल्कुल देखो सारे एम क्यू है, और क्यू जब एल में नहीं जाएगा तो एम भी एल में नहीं जाएगा। कोई भी एम एल नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ एल एम नहीं है, ये तो गलत है। देखो सारे ही नहीं तो कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा, ना केवल ये निष्कर्ष एक सही है, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 39 है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम ये अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से। कब आया था? 712 में। सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर। सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। सिंध के राजा दाहिर को इसलिए हराया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है साइन, ये दो नहीं है भाई, ये है साइन स्क्वायर 38। साइन स्क्वायर 38 माइनस कोस स्क्वायर 52, इनका मान बताना है। देखो साइन स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस माइनस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर 90 माइनस 38। भाई साइन स्क्वायर थीटा मान लो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस 38 करेंगे कितना बनेगा? कोस स्क्वायर 52 बनेगा। कोस स्क्वायर 52 में से कोस स्क्वायर 52 गए, क्या उत्तर आएगा? 0। क्या उत्तर आएगा? 0। ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 38 माइनस कोस स्क्वायर 52, या फिर कोस थीटा को हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90, यहाँ पे थीटा है कितना? 52। तो 90 में से 52 गया कितना बचेगा? 38। साइन स्क्वायर 38 माइनस साइन स्क्वायर 38, 0 बचेगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सील जो होती है वो किस जाति की है? समुद्र के अंदर जो सील पाई जाती है, देखा होगा वो मछली सी और पेंगुइन जैसा साला जैसा होता है ना, पेंगुइन होती है ना, मछली को लंबी सी होती है, और सील वो क्या होती है? सील होती है एक मैमल, स्तनपाई होती है ये, समुद्र के अंदर पाई जाती है, स्तनपाई है, मैमल है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? जो घड़ों के अंदर मटका होता है उसके अंदर पानी ठंडा मिलता है हमेशा, तो कौन सी घटना है ऐसे? तो वहां पर जो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है उसके कारण ठंडा होता है। मिट्टी के जो छेद होते हैं, जो घड़े के मिट्टी के छिद्र होते हैं बारीक बारीक, उनसे जल का रिसाव होता रहता है, अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है इस वजह से, इवेपोरेशन के कारण। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका तो वो है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा है यह। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इनका हेड ऑफिस है पंचकुला के अंदर। हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 44, और ये गणित का सवाल दिया है इसके अंदर। एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक। भाई प्रैक्टिकल के आपको 40 नंबर मिलेंगे, थ्योरी में 110 नंबर मिलेंगे। दूसरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के लिए 60 नंबर और थ्योरी के लिए 40 नंबर है। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, एक में प्रैक्टिकल के 40, थ्योरी के 110, दूसरे में प्रैक्टिकल के 60 और थ्योरी के 40। कोई व्यक्ति है आर, उसको प्रैक्टिकल में एवरेज 40 नंबर और थ्योरी में एवरेज 60 अंक मिलते हैं, तो उसके प्रति विषय औसत अंक क्या है? यानी कि बताना उसको ओवरऑल एवरेज कितने मिले हैं। अगर प्रैक्टिकल के एवरेज 40 है दोनों की मिला के, थ्योरी में एवरेज 60 है, तो देखो काफी आसान सवाल है, सीधा सा। देखो पहले प्रैक्टिकल में देखो कितने हैं। प्रैक्टिकल में उसको एवरेज 40 अंक मिले हैं, दो सब्जेक्ट थे, एवरेज 40 मिले, तो टोटल कितने नंबर हो गए? प्रैक्टिकल में उसको 80 नंबर मिल गए। 40 40 दोनों भी जोड़ेंगे, एवरेज बताया उसने। ऐसे थ्योरी में एवरेज उसको 60 मिले हैं औसत अंक। एवरेज दो सब्जेक्ट थे तो टोटल कितने नंबर हो गए? 60 गुना 2 करें, टोटल कितना मिला? 120 नंबर। यानी कि थ्योरी के अंदर टोटल 80 नंबर मिले हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर 80 मिले, थ्योरी के अंदर 120 मिले, टोटल 200 नंबर मिले उसको। दो सब्जेक्ट के अंदर टोटल 200 नंबर मिले, तो प्रत्येक सब्जेक्ट की एवरेज कितनी होगी? 200/2 करेंगे तो 100 आएगा। अब इसमें यह मत सोचना कि पहले वाले में तो टोटल अंक 110 बनते, दूसरे में 100। इसने सिर्फ एवरेज पूछा है दोनों का, एवरेज तो 100 ही नंबर रहेगा ना दोनों का, दोनों सब्जेक्ट का मिला के एवरेज पूछा है इसमें। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का एवरेज पूछा है कि दोनों सब्जेक्ट में उसके 100 नंबर आए हैं। अब जब पेपर से 500 का होते 101 का हो, एवरेज हमसे पूछा गया तो एवरेज इसकी 100 आएगी। प्रश्न नंबर 44 का 100 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है अपव्यय का विलोम बताओ। अपव्यय, अपव्यय तो ज्यादा खर्च करने वाला, इसका विलोम हो जाएगा मितव्यय, कम खर्च करने वाला। अपव्यय होता है ज्यादा खर्च करने वाला। 46 का दिया है इडियम बताना हमें, टू टेल अपॉन। टू टेल अपॉन
तो टू टेल अपॉन का मतलब है टू अफेक्ट एडवर्सली और टू प्रोड्यूस ए बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग यूजुअली ड्यू टू स्ट्रेन हार्डवर्क और टाइम, किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालना। ठीक है, टू अफेक्ट एडवर्सली ये होता है इडियम। टू टेल अपॉन, टू टेल ऑन का मीनिंग होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टू हैव ए नोटिसेबल इफेक्ट। अगला प्रश्न नंबर 47 है, चरखी दादरी की सीमा किससे नहीं लगती? चरखी दादरी की बाउंड्री, तो दादरी की बाउंड्री देखो एक साइड महेंद्रगढ़ से लगती है, भिवानी से भी लगती है, झज्जर से भी, लेकिन हिसार से नहीं लगती। दादरी की बाउंड्री हिसार से नहीं लगती, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है कि हरियाणा वन विभाग ने किस क्षेत्र में अवैध मलबा और कचरा फेंकने पर फर्मों पर जुर्माना लगाया है? कौन से ऐसे वन है जहां पर कुछ फर्म्स ने कचरा फेंक दिया इसलिए उन पर जुर्माना लगाया? ये जुर्माना लगाया था 10.5 लाख का हरियाणा वन विभाग ने। और ये कौन सी थी? ये थी नूह के अंदर, नूह का क्षेत्र था। नूह के पास कौन सी है? अरावली वन क्षेत्र, अरावली फॉरेस्ट एरिया जो नूह के पास था, वहां पर कुछ फर्म्स के ऊपर 10.5 लाख का जुर्माना लगाया था हरियाणा वन विभाग ने कचरा फेंकने के लिए। ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 48 का। सवाल नंबर 49 दिया है कि 15,000 की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 15,000 की राशि 20% की दर है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसे कितना ब्याज अधिक मिलेगा? अब इसमें देखो, हम डिटेल में करें। इसमें शुरू में कहा गया है कि 15,000 रुपए 1 साल के लिए लिए गए हैं। तो देखो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज बराबर ही है। तो 15,000 का 1 साल का 20% की दर से बटे में 100, तो कितना बनेगा ब्याज? 3,000 रुपए। कितना ब्याज बनेगा? 3,000 रुपए। 15,000 का 20% की दर से 3,000 हो गया। अब दोबारा क्या दिया है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो, यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अगर अर्धवार्षिक संयोजित टाइम हो जाता है डबल और रेट हो जाती है आधी, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10%। अब निकालो 15,000 का 10% की दर से 2 साल का, ये सवाल हो गया अब हमारा। तो ट्री वाले मेथड से निकालेंगे। 15,000 का 10% कितना बनेगा? 1,500। पहले साल का आ गया, दूसरे साल का फिर 1,500, और फिर दूसरे साल पर ब्याज पे ब्याज लगेगा। ब्याज पे ब्याज लगेगा। 1,500 का 10% कितना आएगा? 150। देखो ये है पहले साल का, ठीक है, पहले साल का ये पूरा का पूरा CISI पूरा, और दूसरे साल के में ये ब्याज एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3,000 और 150, 3,150। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3,150, और शुरू में जो, यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब तो ब्याज मिलता है 3,150। अगर सिंपल वार्षिक संयोजित होता है 20% की दर पर, तब मिलता है 3,000 रुपये। तो अंतर कितने रुपए का ये पूछा है। तो 3,150 माइनस 3,000 करें, कितना आएगा? 150 रुपये। यानी कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है उसमें 150 रुपये फालतू मिलते हैं। सिंपल है, पहले बार में वार्षिक संयोजित तो 1 साल का ब्याज निकालना है, दूसरा दे रखा अर्धवार्षिक, यानी कि दर आधी हो जाएगी, समय डबल हो जाएगा। 150 ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी PDF आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 50। इसमें दिया है कि सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत कितना था? अब देखो 20 दर्जन खिलौने खरीदे उसने, दर्जन में दे रखे हैं, और रेट है 480 रुपया 1 दर्जन का। भाई 480 रुपया 1 दर्जन का रेट है, यानी कि कितने का एक खिलौना कितने का पड़ेगा? 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, यानी कि 12 खिलौने 480 के खरीदे हैं। 12 चौक 48, यानी कि एक खिलौना कितने रुपए का पड़ गया? 40 रुपए का। उसने एक खिलौने को बेचा 42 रुपए पर। देखो 40 का खरीद कर 42 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? 2 का। 2 लाभ बटे क्रय मूल्य कितना था? 40 गुणा में 100। अब एक चीज देखो, हमें ये 20 दर्जन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने लास्ट में उत्तर प्रतिशत में पूछा है। अगर ये पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, फिर उसको 20 दर्जन से गुणा करनी पड़ती। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट के 2 दूनी 4, और 2 से 10 को काटेंगे 5%। तो इसको ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हुआ? 5%, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उसने कितने खिलौने खरीदे कितने बेचे, क्योंकि इसने प्रतिशत में पूछा है। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य दे रखा 42 रुपए, ठीक है, 42 रुपए में उसने बेचा था। खरीदा कितने का था?
तो 480 खिलौने खरीदे थे, 480 रुपये में 12 खिलौने खरीदे थे, यानी कि 1 दर्जन खरीदे थे, तो यानी कि 40 रुपये का खरीद के 42 में बेचा था। 2 रुपये का लाभ था, क्रय मूल्य 40 है गुना में 100, 1 0 से 1, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 5% इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी करके। प्रश्न नंबर 51 है कि हरियाणा के किस मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं, कौन सा डिवीजन है। देखो हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है, ठीक है, अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, इसके अलावा 2 और है। अब हम डिटेल में देखते हैं किस डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, सारी चीजें एक बार डिटेल में देखते हैं। तो देखो हरियाणा में 6 डिवीजन है और 23 जिले हैं, 22 नहीं 23 जिले हैं हरियाणा के अंदर। और 6 डिवीजन कौन कौन से हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और करनाल, ये 6 डिवीजन है और टोटल 23 जिले इन 6 डिवीजन के अंदर अलग अलग करके बांट रखे हैं। सबसे बड़ा डिवीजन वैसे रोहतक है। अब हम इसमें जिलों की बात करते हैं, किस डिवीजन के अंदर कौन कौन से जिले हैं वो सारे देखते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्थ हरियाणा से शुरू करें, सबसे पहले अंबाला डिवीजन। अंबाला के अंदर है अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, यानी कि अंबाला के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पर है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सा शामिल है, तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात, यानी कि फरीदाबाद के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तीसरे नंबर पर है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर है गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव डिवीजन के अंदर है। चौथा डिवीजन है हिसार। हिसार के अंदर कौन कौन सा है, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, लेकिन एक 5वां और है हांसी। कौन सा है, हांसी। तो हिसार डिवीजन के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट है। हिसार डिवीजन के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट, हांसी जो है वो भी हिसार के अंदर ही है। 5वां डिवीजन है रोहतक। रोहतक के अंदर है रोहतक, दादरी, सोनीपत, भिवानी और एक है झज्जर, ये 5 है रोहतक डिवीजन के अंदर। लास्ट है करनाल। करनाल के अंदर करनाल, पानीपत और कैथल। तो 6 डिवीजन है और ये 23 जिले अलग अलग बांट रखे हैं। सबसे बड़ा वैसे तो रोहतक है, लेकिन अगर जिलों की बात करी जाए तो हिसार के अंदर भी 5 है, ठीक है, ये 5 हिसार के अंदर है और 5 ही रोहतक के अंदर है। हिसार और रोहतक डिवीजन दोनों में 5-5 जिले दिए गए हैं। तो देखो वैसे तो इसका उत्तर पहले जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से रोहतक था, लेकिन अब हिसार में भी 5 जिले हो चुके हैं, दोनों में 5-5 डिस्ट्रिक्ट है, हिसार और रोहतक दोनों, ध्यान रखने आपको। बी और डी दोनों सही है प्रश्न नंबर 51 के लिए। प्रश्न नंबर 52 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि इसमें करेक्शन ढूंढने को, करेक्शन है या नहीं है। द कंसिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स ऑफ कोरोना वर डिस्ट्रेस। इसके अंदर ये बताना है कि एरर कहां पे है। डिजास्ट्रियस सही है, ठीक है। द कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स ऑफ कोरोना वर डिजास्ट्रियस, तो इसमें बताना है किस पार्ट के अंदर इसमें से एरर है, यानी कि अच्छा एरर नहीं बता रखा इसके अंदर, ये बताना सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो ये बताओ जो वर डिजास्ट्रियस है ये ठीक है या फिर है जाएगा वर की जगह, या फिर वर बीइंग आएगा, या फिर वाज आएगा, क्या इसके अंदर आएगा, ये हमने बताना है। देखो द कंसिक्वेंसेस ऑफ, उसके बाद ये सब्जेक्ट के साथ लगे हुए हैं, द फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स, ये भले ही प्लूरल हो लेकिन यहां से जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, द कंसिक्वेंस ऑफ। अगर कंसिक्वेंसेस होता जब प्लूरल होता, लेकिन कंसिक्वेंस है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर की जगह क्या आएगा, वाज। क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि वर प्लूरल के साथ होता है, वाज सिंगुलर के साथ। तो कंसिक्वेंस यूज किया गया तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड वेव इससे पहले ऑफ से कनेक्ट है ये, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे प्लूरल में हो चाहे सिंगुलर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न नंबर 63, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के लिए, यानी कौन सा हैलोजन ऐसा है जो पेन किलर के रूप में हम यूज करते हैं। हैलोजन कौन से हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसको हम पेन किलर के रूप में यूज करते हैं हम, वो बताना है। इसमें देखो कि आयोडीन वह हैलोजन है जिसका उपयोग पेन किलर या एनर्जेटिक या दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग दर्द निवारक मलहम, बाम और टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में बाह्य रूप से दर्द और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयोडीन का मुख्य उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, यानी कि जो हम बाम वगैरह लगाते हैं, तो चिकनी बाम आती है दर्द लगा वगैरह होने के लिए, आयोडेक्स वगैरह,
उसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन एक वो हैलोजन है जिसको हम पेन किलर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयोडीन हैलोजन है। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा आयोडीन। प्रश्न नंबर 54 है आगे, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को करी थी। 30 सितंबर 1932 को। पहले इसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, यानी कि छुआछूत निवारण संघ इसका नाम था। बाद में हरिजन सेवा संघ इसका नाम कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत से छुआछूत को मिटाना, जो भेदभाव को खत्म करना। संस्थापक अध्यक्ष थे इसके घनश्याम दास बिड़ला। पहले सचिव थे ठक्कर बापा। गांधी आश्रम जो दिल्ली के अंदर है वहां इसका मुख्यालय बनाया गया था। तो सबसे पहले इसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन सेवा संघ का। महात्मा गांधी ने स्थापना करी थी 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना करी थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय था। तो प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 55 है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। तो ये मनाया था 4 मार्च से 10 मार्च तक। नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से 10 मार्च तक। ध्यान रखना, फिक्स डेट है ये, 4 मार्च से 10 मार्च। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 है, आपको सिनोनियम बताना है और वर्ड है इलिस्ट्रियस। इलिस्ट्रियस वर्ड का सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। देखो, इलिस्ट्रियस का सही होगा नोबल। इलिस्ट्रियस का मतलब डिस्क्राइब समवन हु इज वेल नोन, जो अच्छे से जाना जाता है, जो प्रख्यात, जो महान आदमी है। ठीक है, उसकी महान विशेषताओं के कारण जाना जाता है, हाई पोजीशन पर है। तो इसमें से नोबल जो है, नोबल भी वही माना जाता है जो पॉजिटिव और हाई स्टेटस वाला आदमी है। तो इलिस्ट्रियस का जो सिनोनियम होगा वो हो जाएगा नोबल, ऑप्शन सी करके। तो क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन सी इसका सिनोनियम हो जाएगा नोबल। आगे क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न नंबर 57, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि GAIA, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखो। ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमेट्रिक फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये लॉन्च कब किया गया था? GAIA लॉन्च कब हुआ था, किस डेट को किया गया था? ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स को 19 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 19 दिसंबर 2013 को लॉन्च किसने किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य था आकाशगंगा जो है मिल्की वे का सबसे सटीक और 3D मानचित्र बनाना। जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसका सटीक और 3D मानचित्र बनाना इसका उद्देश्य था। GAIA ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स 19 दिसंबर 2013 को ये लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 19 दिसंबर 2013। प्रश्न नंबर 58 है कि जो 21 का संबंध 147 से है, 32 का संबंध 224 से, तो 52 का संबंध किससे है? देखो, 21 का संबंध 147 से, यानी कि 21 का जब 7 गुना करेंगे तो 147 बनता है। ऐसे ही 32 का जब हम 7 गुना करते हैं तो 224 बनता है, यानी कि ये 7 गुना दे रखा। तो 52 का 7 गुना करें कितना बनेगा? 365 बनेगा। 52 का 7 गुना बनेगा 365। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, उच्चारण में उपसर्ग बताओ। उच्चारण, तो उच्चारण का होता है व्यंजन संधि है उत प्लस में चारण। उत प्लस में चारण कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। उत उपसर्ग यूज किया गया है उच्चारण के अंदर। अगला पवन के अंदर संधि विच्छेद करो पवन का, तो इसका होता है पो प्लस एन। पो प्लस में अन, ऑप्शन ए उत्तर होगा 60 नंबर का। अगला है प्रश्न नंबर 61, इसमें कि अनिका ने एक लड़की का परिचय करा रही है अपने पिता की एकमात्र बहन। देखो, पिता की बहन क्या होगी? बुआ। उसकी बेटी, बुआ की बेटी के रूप में परिचय करवा भाई को लड़की साथ अनिका के। अनिका ने कहा कि ये मेरे पिता की बहन की बेटी है। तो पिता की बहन बुआ की बेटी है ये। तो वो लड़की अनिता के पिता की क्या लगेगी? तो अनिता का पिता क्या लगेगा? यानी कि अनिता का पिता उसका मामा लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहन की लड़की होगी अनिता के पिता की, तो वो क्या लगेगी? उसकी भांजी लगेगी। क्या लगेगी? भांजी लगेगी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भांजी लगेगी। हिंदी वाला देखो,
भांजी लगेगी उसकी, ठीक है। उसके अनिका के पापा की वो लड़की भांजी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, हरियाणा ने अरावली क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने के लिए किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करी है? अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करी है। तो देखो कई कई जगह आपको इसका सऊदी अरब भी आंसर मिलेगा और कई कई जगह इसको साउथ अफ्रीका भी मिलेगा। आप दोनों ध्यान रखना है। इसमें सऊदी अरब है तो सऊदी अरब लगा दो, कई जगह आपको अफ्रीका भी मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर 63, हरियाणा के किस जिले में अर्जुन स्टेडियम में इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आशीष अहलावत ने इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग जीता है? इतना बड़ा क्वेश्चन है। सिंपल ये पूछा कि अर्जुन स्टेडियम कहाँ है, अर्जुन स्टेडियम किस जिले के अंदर है? तो हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम है, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अर्जुन स्टेडियम कहाँ है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की हिस्ट्री में जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 64, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। स्टार्च के जो हाइड्रोलाइसिस करके उसको ग्लूकोज में बनाना, कौन से एंजाइम का काम है ये? इन्वर्टेज, अमाइलेज, डिहाइड्रोजिन या फिर एनहाइड्रेस? देखो इसमें द प्राइमरी एंजाइम दैट कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इज अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज है। अमाइलेज ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स स्टार्च चेन इनटू स्मॉलर यूनिट माल्टोज। अमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है और हमारे शरीर के अंदर वो माल्टेज में बदल जाता है, उसके बाद वो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता, शुगर में बदलता? वो है अमाइलेज है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस दिखा रखा है एंजाइम का। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको सारा पता है ये एंजाइम है और ये सब्सटेंस का है, ये कैसे क्या इनका विघटन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, अमाइलेज एंजाइम है वो। आगे है प्रश्न नंबर 65 और इसमें दिया है कि कौन भुआ करतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ बिहार, और ये है सोमेश्वर की पहाड़ियां। सोमेश्वर की पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 66 दिया है, कामदेव का पर्यायवाची बताओ। कामदेव का पर्यायवाची क्या रहेगा? तो कामदेव के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है मदन, मनोज, अनंग, कंदर्प, मनमत, रतिपति, पुष्पधनवा और मनसीज। ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अलग अलग इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, अलग अलग इनका डिटेल में नाम दे रखा है, किसका मतलब क्या होता है। मनोज का मन से उत्पन्न, अनंग मतलब बिना शरीर के, कंदर्प मतलब सुंदरता का प्रतीक, मनमत यानी कि मन को मथने वाला, रतिपति यानी कि रति के पति, पुष्पधनवा पुष्पों के धनुष वाले। ठीक है, तो ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा ऑप्शन मनोज दिया गया तो मनोज उत्तर हो जाएगा इसमें से। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा मनोज। अगला सवाल नंबर 67, इसमें ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है y की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट का रखा y का, जमा 48 बटे में y की पावर 1/3, ये 16 के बराबर है। तो y का मान क्या होगा ये बताना है। ये जो इक्वेशन दी गई है यहां से y का मान निकालना है हमने। इक्वेशन में हमने क्यूब रूट ऑफ y को x मान लिया। क्यूब रूट ऑफ y को x मानेंगे तो ये 48 बटे x बन जाएगा। भाई वो थी नहीं इक्वेशन x, और ये इधर बनेगा 48 बटे क्यूब रूट ऑफ वो x बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y को। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। पहले इक्वेशन क्या थी? x प्लस 48 बटे x बराबर 16। अब x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये नीचे वाला x इधर गुणा में आ जाएगा। गुणा करेंगे और एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 16x जमा 48। ये हमारी सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएगी। जब इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, इसके दो फैक्टर निकालेंगे तो x के मान 2 आएंगे, या तो x 12 आएगा या फिर x 4 आएगा। जो इक्वेशन बनी थी हमारी एक्स स्क्वायर जमा 16x माइनस 48, इसके जब हम फैक्टर करेंगे 12 और 4 करके, माइनस का 12 माइनस का 4, तो x का मान एक तो प्लस का 12 आएगा और एक प्लस का 4। x के 2 मान होंगे और x किसके बराबर था? y की पावर 1/3 की। तो जब x 4 लेंगे तो y का मान आएगा इसकी पावर 3 हो जाएगी, यानी कि y आएगा जब 64।
और जब x 12 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 12 की क्यूब यानी कि 1728। तो y के दो मान आएंगे इसके 64 और 1728। अब हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया है वो हमने देखना है इसके अंदर। इसमें हमारा ऑप्शन डी दिया 1728, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 68 है, ये सीरीज है और इसमें से बताओ क्वेश्चन नंबर मार्क कीजिएगा क्या आएगा। देखो 4 का अंतर, फिर 9, फिर आगे 16 का, आगे 25 का, यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 5 का। तो अब 6 का स्क्वायर कितना जोड़ेंगे? 36। तो 102 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा? 138। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 68 नंबर का। प्रश्न नंबर 69 है कि भारतीय जनगणना 2011 के हिसाब से जनगणना की जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कितने नंबर का राज्य है? पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा कितने नंबर पर भारत के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से? इसमें देखो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 में जो जनसंख्या थी उसमें हरियाणा 18वें नंबर था भारत के सभी स्टेट के अंदर। 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। अब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से सारे डाटा देखें तो टोटल जनसंख्या थी 2,53,51,462। ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका डाटा ही है। 2,53,51,462, उसमें से 1,34,094, 1,34,94,734 पुरुष थे, 1,18,56,728 महिलाएं थी। उसके बाद आगे की डिटेल देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2% हिस्सा अकेले हरियाणा से था। भारत की जनसंख्या का 2% अकेला हरियाणा। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में, सबसे कम पंचकुला के अंदर थी। ये सारा 2011 का मुख्य डाटा है हरियाणा के बारे में। लगभग 2.5 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या थी 2011 के डाटा अनुसार। 2% पूरे भारत की जनसंख्या का था और 18वें नंबर का हरियाणा राज्य था भारत के अंदर जनसंख्या के हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 18वें नंबर का राज्य था भारत। प्रश्न नंबर 70 है कि महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? जो हमारी महाभारत है इसको तेलुगु भाषा में किसने लिखा था? नकियार ने, अख्तियार ने, त्रुवल्लुवर ने या फिर नयन ने? तो इसमें देखो कि महाभारत का तेलुगु संस्करण जिसको कहते हैं आंध्र महाभारतमु, आंध्र महाभारतमु इसको तेलुगु में कहा जाता है, यानी कि आंध्र महाभारतम। और इसकी 3 कवियों ने रचना करी थी। जो हमारी महाभारत है उसको तेलुगु के अंदर 3 कवियों ने लिखा था एक साथ। पहला है नन्ना, इन्होंने 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा नरेंद्र के अनुरोध पर इसे लिखना शुरू किया था। किसने शुरू किया था? नन्ना ने। उसके बाद है तिकन्ना, इन्होंने 13वीं शताब्दी में बाकी बचे हुए अधिकांश अध्यायों का अनुवाद और रचना करी थी। और उसके बाद है येरा प्रगदा, इसने 14वीं शताब्दी में इस कवि ने छूटे हुए हिस्से को पूरा करके इस महाकाव्य को संपूर्ण किया था। तो 3 कवि थे तेलुगु के जिन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद करा था। शुरुआत करी थी नन्ना ने 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा नरेंद्र के अनुरोध पर। 13वीं शताब्दी में तिकन्ना ने बाकी अध्याय लिखे थे और लास्ट की कंप्लीट करी थी येरार प्रगदा ने। हमारा ऑप्शन में सिर्फ नन्ना दिया गया है, तीनों नाम ध्यान रखने आपने। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन बी तो हो जाए नन्ना। प्रश्न नंबर 71, सम्मान में कौन सा समास है? सम्मान यानी सम्मान, सम्मान में कौन सा समास है ये बताना है। देखो सम्मान शब्द का मूल रूप से तत्पुरुष समास, सम्मान में सम प्लस में मान तत्पुरुष समास है। लेकिन कुछ इसको सम प्लस मान के आधार पर इसको अव्ययीभावी समास में भी रखते हैं। देखो तत्पुरुष और अव्ययीभावी दोनों में देखा गया है सम्मान को, तत्पुरुष भी और अव्ययीभावी भी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन पहले आपको तत्पुरुष लगाना है। पहले ऑप्शन सी उत्तर होगा, दोनों दे रखे हैं। तो अगला है सवाल नंबर 72, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है? यानी कि क्या करना है, बहुत संख्या बताओ जो 403 और 496 दोनों को भाग करती है। 403 भी उससे पूरा पूरा भाग हो जाता है और 496 भी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका HCF निकालते हैं। अब इनका HCF निकालो और जो आंसर होगा तो HCF आएगा इनका 31। क्या आएगा? 31 इनका HCF आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। 73 नंबर है अगला सवाल और ये मिक्सचर का सवाल है, दूध और पानी वाला। इसमें है कि दूध और पानी की 470 लीटर मिक्सचर में 5% पानी है। 470 टोटल मात्रा दे रखी है, उसमें 5% पानी है। एक लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, इससे पानी की मात्रा 6% हो गई। तो लड़के ने मिश्रण में कितना
पानी मिलाया है वो बताओ। वही 470 टोटल मिक्सर था और उसके अंदर पानी था सिर्फ 5%। एक लड़के ने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, अब पानी बढ़कर हो गया 6%। तो ये बताओ उस लड़के ने जो पानी डाला है वो कितना परसेंट, कितना लीटर डाला है। पानी की मात्रा में बताना कि कितना लीटर उस लड़के ने पानी इसमें मिक्स किया है। देखो हमने मान लिया भाई उस लड़के ने x लीटर पानी मिलाया था, x का मान निकाला, उसने x लीटर पानी मिलाया था। क्वेश्चन में दिया है कि उसमें पानी था 5%, 470 मिक्सर में। तो 470 का 5% निकालेंगे तो आएगा 23.5 लीटर। 470 लीटर के अंदर यानी कि 23.5 लीटर पानी था। अब वो 5% से बढ़कर 6% हो गया। तो यानी कि देखो 23.5 के अंदर उसने x लीटर पानी मिलाया है। बटे में टोटल मिक्सर कितना हो गया, 470 बटे 470 में भी x जुड़ गया, गुणा में 100% निकालने के लिए, और ये कितना परसेंट हो गया, 6% हो गया। भाई क्या करते हैं हम, ये बताओ 100 में से 20 दिया गया तो 20 कितने परसेंट हो गए, तो 20 दी गई मान बटे कुल मान गुणा में 100% के लिए, तो ये 20% तभी तो बनता है। तो ऐसे ही 23.5 लीटर था, उसके अंदर x लीटर और ऐड कर दिया, टोटल लीटर में कितना फर्क हो गया, 470 में भी x जुड़ गया, गुणा में 100 कितना हो गया, 6%। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो आएगा 5। ये इक्वेशन ध्यान रखनी है हमें बस ऊपर वाली, ठीक है। सोल्व करेंगे x का मान 5 आएगा, यानी कि उस लड़के ने कितना लीटर पानी मिलाया है, 5 लीटर पानी मिलाया, जिससे वो मिक्सर 5% से पानी की मात्रा 6% हो गई। तो सवाल नंबर 73 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। अगला है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एसिड एक्टिव कौन सा नहीं है, ग्लाइसरीन, सेरिन, एलानिन या ऑल ऑफ अबव। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है और इसमें एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रीय कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन के अभाव के कारण इसके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने में असमर्थ होता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा एलानिन और सैनिन में कायरल कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। 75 नंबर का है कि कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में है। देखो शिवालिक की पहाड़ी आती 3 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। हरियाणा में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ है। 3 में से देख लो कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पे सिर्फ एक ही है, कौन सा, कालीसर नेशनल पार्क यमुनानगर के अंदर। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 75 नंबर का सवाल का। आगे है 76 नंबर, इनमें से कौन सा एक विषय 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से समवर्ती सूची के अंदर जोड़े गए थे 42 जो संविधान संशोधन हुआ था ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको 1976 का। तो इसमें से कुछ समवर्ती सूची में जोड़े गए थे, एक था जो नहीं जोड़ा गया। तो ये बताना कौन सा जो समवर्ती सूची में जोड़ा नहीं गया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रेलवे। रेलवे भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं है। रेलवे जो है वो संघ सूची में है, संघ सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य है और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 5 ऐसे विषय थे ये जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची, यानी कि जिस पर राज्य और केंद्र दोनों शासन सरकार रूल बना सकते हैं। कौन कौन सा था, सबसे पहले तो था शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था वेट एंड मेजर्स, चौथा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स और पांचवा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 ऐसे मुख्य विषय थे, ये 5 ऐसे मुख्य विषय थे जिनको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया था, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती सूची का मतलब राज्य के अलावा केंद्र भी शासन बना सकता है, रूल बना सकता है, यहाँ पर केंद्र के नियम को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया था रेलवे, ये सब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रेलवेज है जो राज्य सूची का विषय था। अगला 77 नंबर, जैसे के एस जी को लिखा है PHC तो TNK को क्या लिखेंगे। के एस जी को लिखा है PHC तो TNK को क्या लिखेंगे। देखो के का उल्टा क्या होता है P, S का उल्टा क्या होता है H, एक दूसरे का उल्टा है ना, तो ऐसे T का उल्टा क्या होता है G, N का उल्टा M, ठीक है। तो G और M पहले 2 में तो है, अब हमारे 2 ही ऑप्शन कट गए, C और D तो कट गए, लेकिन अब O और N में से क्या आएगा। यहाँ से देखो Z से C में गए तो कितने ऐड हो गए,
तीन ऐड हो गए ए बी सी, तो के से तीसरा क्या आएगा, के एल एम एन, तो क्या आएगा, एन आएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, जी एम एन। पहले का उल्टा, दूसरे का उल्टा और तीसरे में +3 करके अगला अल्फाबेट दिया गया है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला कि काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, ये बताओ। हरियाणा का प्रसिद्ध काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा के अंदर है। यह डबवाड़ी उपमंडल के अंदर अबूब शहर और सुकेरा खेड़ा गांव के पास इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर के संगम पर बना हुआ है। काला तितर पर्यटन स्थल अबूब शहर और सुकेरा खेड़ा गांव के पास इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर जहां मिलती है वहां पर बना है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, काला तितर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, सिरसा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 79, और इसमें से मिस स्पेल्ड बताना कौन सी स्पेलिंग गलत है। एक्नॉलेज सही है, एक्वेंटेस सही है, एक्वायर सही है, एक्वेरियम गलत है। एक्वेरियम में सी नहीं आएगा, AQU आएगा, ये सी जो दे रखा है ये नहीं आएगा। एक्वेरियम में सी गलत दे रखा, तो ऑप्शन सी वाली स्पेलिंग है वो गलत दी गई है। अगला है 80 नंबर, और ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें दिया है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय है, ABCDEF 2 कतारों में है, यानी कि ऐसे है, 3 सामने और 3 आमने सामने। ठीक है, 3 का मुंह पूरा उत्तर की तरफ, 3 का दक्षिण की तरफ। बी को उत्तरमुख का कार्य मिला जो डी के बगल में नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने के कार्यालय मिले, जिसका कार्यालय एफ के बगल में है उसको दक्षिण मुखी मिला है। ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, तो इसको किस किस को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है वो बताना है। ठीक है, कौन कौन सा साउथ फेस होगा ये बताना हमें इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या करना हमने, इसमें 6 बंदे हैं, 3 आमने सामने बैठे हैं, तो भाई ऊपर देखते हैं वो नॉर्थ वाले देखेंगे, और जो नीचे देख रहे हो साउथ। ये 3 हो गए, 1 2 3, 3 नीचे हो गए। ठीक है, ये ऊपर की साइड देख रहे हो, ये नीचे की साइड, ये नॉर्थ की साइड देख रहे हो और ये साउथ की साइड देख रहे हो। इसने कहा कि बी नॉर्थ फेसिंग में है, तो ये 3 है, इनमें से कहीं भी एक बी बैठेगा नीचे वालों में। साथ में कह दिया कि वो डी के साथ में नहीं बैठा, इसका मतलब बी बीच में नहीं है, बी एक साइड में बैठा है। बी देखो, बी जो कह रखा है इसने, बी नॉर्थ की साइड देख रहा हो, डी के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब बी एक साइड में बैठेगा, या तो इधर बैठेगा या इधर। हमने इधर बैठा दिया, मान लो बी बैठ गया, बैठ गया। उसके बाद इसने एक लाइन और लिख रखी है, ई भी नॉर्थ फेसिंग देख रहा है, ई है वो भी नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ई नॉर्थ फेसिंग है, तो ई नॉर्थ फेसिंग है तो ई बीच में आएगा, और इधर कौन सा आएगा, डी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बी पहले नॉर्थ फेसिंग है और डी के बराबर में, यानी कि डी एक छोड़ के बैठा है, और ई है वो भी नॉर्थ फेसिंग है। आगे लिख रखा है डी और एफ एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट, मतलब ये इसका डायगोनल ये बनेगा, तो यहाँ पे एफ बैठा है, बैठ गया। अब बच गया कौन, ए और सी, वो ए और सी यहाँ भी बैठ सकते हैं और यहाँ भी बैठ सकते हैं। अब हमें क्यों मतलब नहीं है ए और सी से, क्योंकि इसने पूछा कि साउथ फेसिंग, तो साउथ में ए सी और एफ तीनों ही देखेंगे, एफ सी ए या फिर ए सी एफ, ये तीनों साउथ की साइड देखेंगे। ए और सी की इसने पोजीशन नहीं पूछी, ए और सी कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी, जो नीचे से नॉर्थ की साइड देख रहे हैं वो तो बैठेगा बी, ई और डी। तो इसने कहा डी का डायगोनली अपोजिट इधर बैठा है कौन, एफ, और सी और ए यहाँ पे बैठेगी ऊपर, क्योंकि 2 ही जगह बची, 2 ही बंदे बच गए। तो साउथ में तो देख रहे हैं एफ सी ए, नॉर्थ में देख रहा है बी और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ सी ए है जो साउथ की साइड देख रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 81 कि मेघा क्षणिक रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, जिस दिन बादल होते हैं आसमान में उस दिन ओस की बूंद क्यों नहीं बनती। भाई देखो, बादल होंगे तो धरती से जो किरणें होती है ना, वो सारी बादलों की अब्जॉर्ब हो जाती है, अंतरिक्ष में खुले नहीं जा पाती, इस वजह से ऊपर का तापमान बढ़ जाता है। कई बार आप देखोगे रात को जितने बादल होंगे ना उतनी ज्यादा गर्मी बनती है, क्योंकि धरती का जो टेम्परेचर है, जो किरणें निकलते हैं धरती के अंदर से, वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, जो धरती से जो भी किरणें निकलती है वो बादलों से अवशोषित करती है। और अच्छा, अगला ऑप्शन है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, ये आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। बादलों में जाके वो रेडिएशन सारी वापस धरती की तरफ आती है, इसी वजह से गर्मी बनती है ज्यादा। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 81 पर। प्रश्न नंबर 82 है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है। जो फ्रूट जूस होता है उसके अंदर उनको सेफ रखने के लिए, काफी लंबे टाइम तक चलाने के लिए
क्या मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट। फल के रस यानी कि फ्रूट जूस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम बेंजोएट का। यह एक सामान्य और सुरक्षित खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव है, जो फलों के रस को और अन्य अम्लीय खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया, खमीर और फफूंदी के विकास को रोकता है। सोडियम बेंजोएट हम फ्रूट जूस में डालते हैं ताकि इससे कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस वगैरह ना बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 86 है क्लीन द ब्लैंक द ट्रेन रन ब्लैंक मुंबई एंड दिल्ली। देखो यहाँ पर एंड है तो आएगा बिटवीन, दिल्ली और मुंबई के बीच ही है। अगर यहाँ पे टू होता, मुंबई टू दिल्ली, तो आता फ्रॉम। टू होता तो फ्रॉम आता और एंड है तो बिटवीन आएगा, मुंबई और दिल्ली के बीच में या फिर मुंबई से दिल्ली तक, तब फ्रॉम और टू का जोड़ा बनता। एंड दे रखा तो क्या आएगा इसमें? बिटवीन आएगा, बिटवीन मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। 84 नंबर है, इसमें से 3 वर्ड है एक जैसे, चौथा अलग है। देखो साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ, ये सारे एक संगठन को दर्शाता है। नौकरी है इनमें वो अलग है एकदम। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 85 नंबर में से कौन सी हरियाणा की फसल नहीं? क्योंकि हरियाणा में गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, मक्का भी होता है, लेकिन चाय नहीं होती। चाय का मौसम नहीं है, चाय हमारे होती है आसाम और बंगाल की साइड। चाय जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उस साइड होती है इंडिया के, आसाम बंगाल की साइड। हरियाणा में चाय नहीं होती। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। अगला सवाल नंबर 86, यदि 6 जुलाई 2011 को बुधवार है तो 16 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 6 जुलाई 2011 को बुधवार था, तो 2010 में बताने 16 फरवरी 2010 को कौन सा वार था ये बताओ। देखो 6 जुलाई 2011 को बुधवार है। अब देखो एक साल आगे बढ़ता से एक दिन जुड़ता है ना, तो अगर 2011 को बुधवार था 6 जुलाई को, तो एक साल पहले एक दिन कम होगा, यानी कि 6 जुलाई 2010 को एक दिन कम यानी कि मंगलवार होगा। ठीक है, 6 जुलाई 2011 को बुधवार था तो एक दिन पहले यानी कि मंगलवार पाएगा 6 जुलाई 2010 को। 6 जुलाई 2010 का दिन हमें आ गया, हमें जाना 16 फरवरी तक। तो 16 फरवरी 2010 से लेकर 6 जुलाई 2010 के बीच में कितने दिन आ गए? 12 दिन तो फरवरी के आ गए, क्योंकि 2010 लीप ईयर नहीं था, तो इसमें 28 दिन की फरवरी थी, तो 12 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के, 6 दिन जुलाई के, टोटल 140 दिन आ गए। 140 को अगर 7 से भाग देंगे टोटल पूरे पूरे 20 सप्ताह बनेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा। यानी कि जो 6 जुलाई 2010 को जो दिन था सेम वही दिन 16 फरवरी 2010 को भी था, यानी कि मंगलवार। अगर यहाँ पर एक आधा दिन बचता तो वो एक आधा दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसमें। ठीक है, तो अब क्या उत्तर आएगा? मंगलवार इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा मंगलवार। बताइएगा कि इनमें से हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान को क्या क्या कहते हैं? राम भगत भी कहते हैं, बजरंगबली भी कहते हैं, पवन सूत भी कहते हैं, लेकिन कर्णधार नहीं कहते। कर्णधार कौन होता है? जो नाव चलाता वो। हनुमान का पर्यायवाची राम भगत, बजरंगबली और पवन सूत, ये सारे हनुमान के पर्यायवाची, लेकिन कर्णधार नहीं आएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनियम बताना है वेरिएंस का। वेरिएंस का एंटोनियम बताना है। वेरिएंस का मतलब होता है अलग अलग से। द वर्ड वेरिएंस रेफर टू स्टेट ऑफ डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट या डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। एक चीज से अलगाव की स्थिति। ठीक है, डिफरेंस अलग होना, डिसएग्रीमेंट या डेविएशन की स्थिति। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है? भाई अलगाव है तो इसका एंटोनिम एग्रीमेंट भी हो सकता है, सहयोग, हार्मनी, कनकर्ड या फिर सेमनेस। देखो वेरियस का मतलब था अलगाव की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट, ये सिनोनियम है इसका। कॉन्फ्लिक्ट इसका सिनोनियम है। स्टिप होता है स्तृपता, अकॉर्ड यानी कि सामंजस्य, सहयोग। ऑप्शन ए आंसर आएगा 88 का। 89 नंबर सवाल नंबर 89 गणित का सवाल है। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कितने ठोस बनाए जा सकते हैं? क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी 3 साइड दे रखी है, और उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर का हमें क्यूब बनाना, तो कितनी क्यूब बनेगी? तो सीधी सी बात है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों बराबर रख दिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, और इसका होता है एक ही। एन नंबर ऑफ बनेंगे, एल है 9 गुना 12 गुना 15 बराबर ए क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3, और कितने बनेंगे क्यूब? एक्स क्यूब बनेंगे। 3 क्या 9, 9 से 9 कट जाएगा, 3 चौक 12, 15 चौक 60, यानी कि कितने छोटे क्यूब बनेंगे उस क्यूबॉइड से? 60
ट्यूब बनेंगे 3 सेंटीमीटर साइड वाल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला है प्रश्न नंबर 90। रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधा चलता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और बस स्टॉप तक पहुंचा जो पूर्व दिशा में है। उसे घर से बस स्टॉप की किस दिशा उसके घर से बस स्टॉप किस दिशा में है ये बताना है। फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस टू बस स्टॉप, उसके घर से बस स्टॉप किस दिशा में है ये हमें बताना। अब देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसने लास्ट में कहा कि बस स्टैंड जो है वो राइट साइड में है, इस साइड बस स्टैंड पड़ेगा। उससे पहले उसने लेफ्ट लिया था कहीं से, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, ये अगर इधर चल रहा था, इधर आ रहा था, इसका लेफ्ट यही तो बनेगा। समझिएगा, मतलब पहले वो ऊपर से नीचे की साइड आया था, फिर लेफ्ट इधर लिया था। अब उसने क्या कहा, उससे पहले वो घर से निकला था, ठीक है, तो मतलब उसका घर था इधर से। रघु वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से इधर से चला था, ठीक है, नॉर्थ की साइड था, नॉर्थ से साउथ की साइड आया, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और बस स्टैंड पहुंच गया। बस स्टैंड है पूर्व दिशा की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी ना हमारी, इधर इधर बस स्टैंड है। तो ये बताओ उसका घर बस स्टैंड किस दिशा में है। इसका घर ये है और इसके घर से ये बस स्टैंड कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी। तो इसके घर से डायगनली अगर ऐसे देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी, साउथ ईस्ट पड़ेगी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। काफी सारा स्टडी मेटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको हमारे नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिले। प्रश्न नंबर 91 है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। चैन की बांसुरी बजाना, इसका मतलब है मौज करना। ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 92 है कि पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा हमला किया गया था। जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिटेल आप सारी जानते हैं। ऑप्शन बी उत्तर होगा। 93 नंबर है, ये सोल्व करना है। अब देखो, इसमें लगेगा बोर्ड मास का ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, उसके अंदर ओफ का सोल्व होगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ये होगा। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये ऑफ सोल्व होगा। ऑफ को सोल्व करने के लिए गुना करो, 3 दूनी 6 और 2 8/3। ऑफ का मतलब होता है गुना 5/6, यानी कि गुना करेंगे इतने कितना आएगा, 8 पंजे 40 और 6 तिया 18। ये है 4/5। भाग है, भाग का मतलब गुना हो जाएगा, यानी कि 4/5 और 40/18 क्या हो जाएगा, 18/40। 4 दाएं 40, यानी कि 18/50। क्या आएगा अंदर से, 18/50। ये सारा क्या बन गया, 18/50। सेम ऐसे इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3/10। ये भाग का निशान तो गुणा का हो जाएगा, 2/3 गुणा में 10/3, यानी कि 20/9। ठीक है, ये 20/9, ये 18/25 गुणा में है। तो काटो 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 5 5 25, यानी कि 4 दूनी 8, 8/5। 8/5 माइनस ये आया था 18/50 जमा 16/5 इसका। अच्छा, ये गुना भागे पूरा 16 होगा, ये 5/8 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4/5 आएगा सारा का सारा। इसको सोल्व करके देख लेना, इनमें से कोई एक आंसर आएगा वो देख लेना। 94 नंबर का है, संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को 15 साल से स्थगित करने की बात किसने कही थी। संविधान सभा जब बनी तो ये कहा था कि वोट मत देना, बच्चों को वोट मत देना। जो 18 साल की जो वैश्विक मताधिकार है, जो 21 साल का था, इन्होंने कहा था अडल्ट वोट नहीं देंगे, 15 साल तक हटा दो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं थी। ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी। संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कही थी। किसने कही थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कही थी कि 15 साल के लिए वैश्विक मताधिकार यानी कि युवाओं को वोट मत देने दो। उनका तर्क था कि अभी भारत में अधिकांश जनता जागरूक और शिक्षित नहीं, इसलिए 15 साल के लिए टाल देना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था और वैश्विक मताधिकार को तुरंत अपनाने का समर्थन किया था। ठीक है, इसलिए बिना देरी के इसे स्वीकार कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वैश्विक मताधिकार यानी कि जवान वैश्विक जो अडल्ट है उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 326 के तहत। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने विरोध किया था और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने सपोर्ट किया था कि भाई वोट डालेंगे वैश्य। तो प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 95 का हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री जो उप प्रधानमंत्री बने थे।
छठे भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 96 की हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती है? हाल ही में संपन्न 79 संतोष ट्रॉफी, इसका विजेता सर्विसेज। सर्विसेज ने केरल को हराया था 1-0 से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित था, सर्विसेज ने जीता था केरल को हराकर। असम के स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने 8वीं बार जीता है ये। सर्विसेज जीती है, केरल सेकंड नंबर पर थी। तो इसका आंसर आएगा सर्विसेज। केरल रनर अप थी, ठीक है, सर्विसेज ने इसको जीता था। सारे ऑप्शन इसके अंदर गलत दिए गए हैं, ध्यान रखना 96 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें योगेश दत्त ने कौन सा मेडल जीता था? तो वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल। पहलवान योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जब तीस्ता नदी में मिल जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जब तीस्ता के अंदर मिल जाती है तो किस नाम से जानी जाती है, वो हमने बताना है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिल जाती है और बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी में मिलने पर इसको कहते हैं जमुना नदी। कौन सी नदी कहते हैं? जमुना नदी। बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना कहा जाता है। आगे देखो, पद्मा नदी भी है। पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा और जमुना के संगम को कहते हैं। जहां पर गंगा और जमुना नदी मिलती है वहां बनती है पद्मा नदी। फिर आगे मेघना, पद्मा और सुरमा नदी मिलती है तो बनती है मेघना नदी। सारी की सारी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं ये। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के अंदर ध्यान रखो, तीस्ता मिल गई तो जमुना बन गई। वो जमुना नदी आगे जाके गंगा में मिल गई तो पद्मा बन गई। ये पद्मा नदी आगे जाके सुरमा नदी में मिल गई तो मेघना बन गई, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करे इसको दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश से भारत में आते दिहांग कहा जाता है इसको, शुरू में ब्रह्मपुत्र को ध्यान रखना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जमुना नदी कहा जाता है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। 99 का 9, 14, 99 का चौथा अनुपात, यानी कि 9/14 बराबर 99/x। चौथा अनुपात निकालना, 9 से कटेंगे 11 पर, x कितना आ जाएगा? 11 गुना में 14 पर गुना करेंगे तो 11 गुना 14 कितना आएगा? 154। भाई चौथा अनुपात का मतलब है A/B/C/D है, 4 है, A/B C/D। तो चौथा अनुपात क्या होगा? A/B बराबर C/D। A का मान है 9, B का मान है 14, C का मान है 99, D का मान निकालना। आर पर गुना करेंगे 154 उत्तर आ जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि नील हरित शैवाल किस फसल के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो हम करते हैं धान की खेती के लिए। नील हरित शैवाल को हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं धान की खेती में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था हरियाणा डी ग्रुप के लिए। 100 प्रश्न है, सभी का डिटेल में हमने सॉल्यूशन करा है 1 बाय 1 करके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको हमारी मिल जाएगी। हरियाणा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम कर चुके हैं, अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम इसका करेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।